ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काल, अभी तक मैंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल के बारे में आप लोगों को परिचय करा चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को आधुनिक काल पर चर्चा करूँगा कि आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, किस काल के कौन से कवि श्रेष्ठ माने गए हैं और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपको मैं इस अध्याय के अंतर्गत अध्ययन कराऊंगा। जरा ध्यान देंगे आप लोग। ये आधुनिक काल को कुल मिलाकर के 6 भागों में बांटा गया है। आपके ब्लैक बोर्ड लिखा भी है। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद, चौथा प्रगतिवाद, पांचवा प्रयोगवाद और छठा नई कविता। अधिकांशतः किताबों में आप देखेंगे प्रयोगवाद एवं नई कविता वो आपको एक में लिखा गया है, लेकिन मैंने उन दोनों को अलग कर दिया है आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए। और शुरुआत करेंगे हम भारतेंदु युग से। भारतेंदु युग जिसका समय 1850, जो कि भारतेंदु जी का जन्मकाल भी माना जाता है, और 1900 ईस्वी तक, 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक भारतेंदु जी का समय माना जाता है। लेकिन यह उतना समीचीन नहीं है। कुछ विद्वानों ने, क्या अधिकांश विद्वानों ने माना है कि जो भारतेंदु युग का समय है वह 1868 से प्रारंभ हुआ था, वह 1900 ईस्वी तक, क्योंकि 1868 ईस्वी में इनकी जो प्रथम पत्रिका थी जिसका नाम था कवि वचन सुधा, इनकी जो प्रथम पत्रिका थी कवि वचन सुधा के द्वारा ही भारतेंदु युग का प्रारंभ माना जाता है। अब भारतेंदु युग जो कि आधुनिक काल का प्रथम युग माना जाता है, इस युग में के पहले रीति काल में जो अधिकांश जो काव्य की रचनाएं थी वह अवधी या ब्रज भाषा के अंतर्गत देखने को मिलती थी। और भारतेंदु स्वयं शुरुआती रचनाएं ब्रज भाषा में लिख रहे हैं, लेकिन बाद में इन्होंने हिंदी खड़ी बोली को अपने काव्य का विषय बनाया था। इसलिए हिंदी खड़ी बोली काव्य के जनक के रूप में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जाने जाते हैं। हिंदी खड़ी बोली काव्य के जनक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जाने जाते हैं। वैसे भारतेंदु युग के दो प्रमुख कवि की जब बातें आती हैं तो पहले कवि आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी स्वयं, और इनकी रचना है प्रेम माधुरी। और दूसरे कवि के रूप में आते हैं श्रीधर पाठक, जिनकी रचना है कश्मीर सुषमा। भारतेंदु युग के प्रवर्तक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जाने जाते हैं। और इस युग के 2 कवि के अंतर्गत पहले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिनकी रचना है प्रेम माधुरी, और दूसरी है श्रीधर पाठक, जिनकी रचना है कश्मीर सुषमा। इस काल की विशेषताओं के अंतर्गत अगर हम देखें या प्रश्न आता है भारतेंदु युग की काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें, तो सबसे पहली विशेषता आती है देश प्रेम की भावना, अर्थात इस युग की कविताओं में देश प्रेम की भावना का से ओतप्रोत थी। और दूसरा था समाज सुधार, दूसरा है समाज सुधार, और तीसरा है प्राकृतिक चित्रण। अर्थात भारतेंदु की विशेषताओं के अंतर्गत पहला है देश प्रेम की भावना, दूसरा है समाज सुधार, और तीसरा प्रकृति का चित्रण। यह हो गया आपका भारतेंदु युग। देखिए भारतेंदु युग में ही हिंदी खड़ी बोली का जन्म हुआ था। हिंदी खड़ी बोली के जनक के रूप में भारतेंदु जी जाने जाते हैं। हिंदी खड़ी बोली गद्य के भी जनक है और हिंदी खड़ी बोली
काव्य के भी जनक हैं। उसके बाद आता है आपका द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को सुधारों का युग माना जाता है। जो द्विवेदी युग है वह सुधारों का युग है और भारतीय युग में जो भी कमियां थी, इनके साहित्य में जो भी कमियां थी, उन सारी कमियों को दूर करने का कार्य द्विवेदी जी ने किया था और वह कार्य अपनी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से किया था। इन्होंने, क्योंकि द्विवेदी युग के जनक स्वयं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी युग के जनक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी साहित्य में जो कमियां थी, खासतौर पर भारतीय युग में जो खड़ी बोली में जो कमियां थी, उन्हें दूर करने का कार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था, वह भी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। और इनका प्रकाशन इन्होंने 1903 ईस्वी में किया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में संभाला था और इस सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी खड़ी बोली के अंतर्गत जो भी कमियां थी, उन सारी कमियों को दूर करने का कार्य किया था। अब इसका समय है 1900 से 1918 ईस्वी। द्विवेदी युग का समय है 1900 से 1918 ईस्वी तक। अब ध्यान देंगे, कुछ किताबों में आपको मिलेगा 1922 तक भी, कुछ किताबों में 1900 से लेकर 1922 तक भी मिलेगा और अधिकांशतः जो भी आपको मैं डेट लिखा हूं उसमें कुछ परिवर्तन मिलेगा, लेकिन वहां घबराने की जरूरत नहीं आप लोगों को है। आपकी किताब में जो लिखा है वह भी सही है और जो यहाँ दिया जा रहा है वह भी सही है। अब जब हम बात करें द्विवेदी युग के दो प्रमुख कवियों के बारे में, तो सबसे पहले आते हैं मैथिली शरण गुप्त। सबसे प्रमुख कवि आते हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनकी रचना है साकेत, जो एक महाकाव्य है। जो साकेत उनकी रचना है और क्या है, एक महाकाव्य है। और दूसरे कवि आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध की उपाधि दी गई थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनकी रचना है प्रिय प्रवास, जिनकी रचना है प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। मैंने एक प्रश्न और बताया था कि अगर प्रश्न पूछे कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो आप लिखेंगे चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो, जो कि आदिकाल में लिखी गई थी। लेकिन अगर प्रश्न पूछे कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो लिखेंगे आप लोग प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और इस युग की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि पहली विशेषताएं हैं हिंदी खड़ी बोली का विकास। हिंदी खड़ी बोली का विकास आपका द्विवेदी युग की सबसे पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है विद्रोह का स्वर, मतलब कुछ विचारधाराएं थी जो पुरानी, उसमें विद्रोह किया गया था, इसलिए इस काल की दूसरी विशेषता है विद्रोह के स्वर। और तीसरी है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता अर्थात काफी खुले विचारों से सारी रचनाएं लिखी गई थी। तो ये द्विवेदी युग के काव्य की तीन प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। जैसा कि मैंने बता दिया था कि द्विवेदी युग के जनक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिनका समय है 1918। कुछ किताबों में 1903 में मिल सकता है आपको,
लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अधिकांश किताबों में आपको 1900 से 1918 ही मिलेंगे। अब अगला युग आता है छायावाद। छायावाद का समय 1918 से 1936। यहां पर भी ध्यान देंगे आप, कुछ किताबों में आपको छायावाद का समय 1938 भी दिखाई देगा। कुछ किताबों में जो छायावाद का समय है वह 1938 भी है। जैसा मैंने पहले बताया कि इस पर आप अधिक कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, छायावाद के जनक के रूप में आप जयशंकर प्रसाद जी जाने जाते हैं। छायावाद के जनक के रूप में जयशंकर प्रसाद जी जाने जाते हैं और जयशंकर प्रसाद के रचनाओं से ही छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। इस युग के जो कवि थे वह प्राकृतिक प्रेम रखने वाले थे, प्रकृति से प्रेम करने वाले थे, इसलिए और उपमाओं का अत्यधिक प्रयोग किया करते थे, इसलिए इस काल का नाम छायावाद पड़ा है। छायावाद के 4 स्तंभ कवि थे। छायावाद के 4 कवि स्तंभ कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है। कभी कभी परीक्षाओं में देता है कि छायावाद के 4 स्तंभ कवियों के नाम लिखिए, तो लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इन चारों कवियों के बारे में आप लिखेंगे। अब छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं उनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? जैसे सुमित्रानंदन पंत की रचना है पल्लव और गुंजन। इनकी रचना युगवाड़ी भी है। ऐसी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जो काफी प्रसिद्ध मानी जाती है। चिदंबरा और लोकायतन, चिदंबरा और लोकायतन इनकी जो सबसे फेमस रचनाएं हैं, जिन पर इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया जाता है कि पंत जी की वो कौन सी रचना है जिन पर उन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो चिदंबरा और लोकायतन इनकी जो 2 रचनाएं हैं जिन पर इन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दूसरे कवि हैं जयशंकर प्रसाद, जिनकी रचना है कामायनी, जो काफी फेमस काव्य माना जाता है। तीसरे कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी रचना है सरोज स्मृति, जो कि इनकी पुत्री सरोजा के नाम पर ही इन्होंने सरोज स्मृति की रचना की थी। एक इनकी रचना और है, बहुत रचनाएं, जैसे राम की शक्ति पूजा भी नहीं की है। लास्ट में आते हैं महादेवी वर्मा, जिनका है दीपशिखा भी है, स्नान गीत भी है, बहुत सारी निहार भी हैं। ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। तो सबसे मोस्ट बात जान लीजिए, छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद जी हैं। छायावाद का समय सीमा है 1918 से 1936 तक। अब छायावादी की प्रमुख विशेषताएं क्या है, प्रवृत्तियां क्या है, देखेंगे। पहली प्रवृत्ति के अंतर्गत आएगा प्रकृति का मानवीयकरण। प्रथम प्रवृत्ति के अंतर्गत आएगा प्रकृति का मानवीयकरण। दूसरा रहस्यवाद, मतलब रहस्य की बात उन्होंने अधिक रचनाओं में किया है। और थर्ड है सौंदर्य भावना या सौंदर्य प्रेम भी कह सकते हैं। सौंदर्य भावना ये आपकी छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत माना जाता है। तो इतना चीजें आप ध्यान देंगे। छायावाद के अंतर्गत छायावाद के प्रथम कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। छायावाद का समय कब से कब है? 1918 से 1936 तक। छायावाद के 4 स्तंभ कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा जी। एक छायावाद के 4 स्तंभ कवि के अंतर्गत माने जाते हैं।
अब आता है अगले प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का समय सीमा है 1936 से 1943 ईस्वी तक। 1936 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है, क्योंकि 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी। 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी, तभी से प्रगति काल का प्रारंभ माना जाता है। प्रगतिवाद के जनक के रूप में शिवमंगल सिंह सुमन जी जाने जाते हैं। प्रगति काल के जनक के रूप में शिवमंगल सिंह सुमन जी जाने जाते हैं। प्रगतिवादी कवि भी शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं, जिनकी रचना है प्रलय सृजन। जिनकी रचना का नाम है प्रलय सृजन। दूसरे कवि के रूप में है रामधारी सिंह, जिनकी रचना है रश्मि रथी, जो कि एक खंड काव्य है, काफी फेमस खंड काव्य है, जो कि आपके बारे में पढ़ना भी है। तो पहले कवि है शिवमंगल सिंह सुमन, जिनकी रचना है प्रलय सृजन है। दूसरे कवि है रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी रचना है रश्मि रथी, जो कि एक खंड काव्य है। अब प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहली विशेषता है प्राचीन रूढ़ियों का विरोध। अर्थात प्रगतिवादी काव्य के पहले जो रूढ़ियां फैली हुई थी, उन सभी रूढ़ियों का विरोध है, इसकी सबसे पहली विशेषता मानी जाती है। दूसरा है विद्रोह एवं क्रांति की भावना। विद्रोह एवं क्रांति की भावना, समाज में परिवर्तन लाना ही प्रगतिशील लेखकों का एक मुख्य उद्देश्य था। और तीसरा है समाज का यथार्थ चित्रण। समाज का यथार्थ चित्रण। और इसकी विशेषता के अंतर्गत सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है शोषक के प्रति घृणा, शोषितों के प्रति सहानुभूति की भावना। शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति की भावना इस काल की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत मानी जाती हैं। अब आपका अगला आता है प्रयोगवाद, जो कि 5वीं खंड है आपके आधुनिक काल का, जिसका समय है 1943 से 1959 तक। 1943 से 1959 तक। अब बात आती है प्रयोगवाद। ये प्रश्न बड़ा ध्यान सुनिएगा, कभी कई प्रश्न पूछ देता है परीक्षाओं में कि प्रयोगवाद का प्रारंभ किस कविता संकलन से माना जाता है? इसके संपादक एवं संपादन वर्ष बताइए। प्रयोगवाद का प्रारंभ किस कविता संकलन से माना जाता है? इसका संपादक और संपादन वर्ष बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयोगवाद का प्रारंभ अज्ञे द्वारा संपादित और 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। अर्थात कब जाएगा? अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा संपादित और 1943 ईस्वी से में प्रकाशित तार सप्तक से ही प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। अर्थात तो प्रयोगवाद के जनक कौन जाएंगे? आपके अज्ञे, जिसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे।
अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से के द्वारा प्रतिपादित और 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। और प्रयोगवाद के दो प्रमुख कवि कौन है? पहले स्वयं आपके अज्ञेय जी जाएंगे, जिनकी रचना है आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। दूसरे कवि जाएंगे नागार्जुन, जिनकी रचना है प्यासी पथराई आंखें, जिनकी रचना है प्यासी पथराई आंखें। अब ध्यान देंगे, अब प्रश्न कभी उठा देता है कि प्रथम तार सप्तक का संपादन कब हुआ, दूसरा सप्तक का संपादन कब हुआ, तीसरा सप्तक का संपादन कब हुआ और चौथा सप्तक का संपादन कब हुआ। तो ब्रैकेट में लिखा है तार सप्तक जिसे हम प्रथम तार सप्तक कहते हैं, उसका नाम क्या है? तार सप्तक। इसके संपादक कौन है? अज्ञेय जी। कब प्रकाशित हुआ था? 1943 ईस्वी में। दूसरा सप्तक, इसके भी संपादक अज्ञेय जी हैं, इसका संपादन 1951 ईस्वी में हुआ था। तीसरा सप्तक है, इसके संपादक भी अज्ञेय जी है, इसका संपादन 1959 ईस्वी में हुआ था, 1959। और जो चौथा सप्तक है, इसके भी संपादक अज्ञेय जी हैं और इसके संपादक 1979 में। आप देखेंगे पहले, दूसरे और तीसरे में 8-8 साल का अंतर, लेकिन जो चौथा सप्तक है वो पूरे 20 साल बाद आपका संपादित होता है। अब कभी ये प्रश्न पूछ देता है कि प्रथम तार सप्तक के कुछ कवियों के नाम बताइए। तो ध्यान देकर नोट कर लेंगे आप लोग। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हो जाएंगे, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर तथा रामविलास शर्मा जी। फिर से बात सुन लीजिए नाम। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर तथा रामविलास शर्मा जी हैं। दूसरा शतक के प्रमुख कवि कौन कौन है, उसमें नोट कर लीजिए आप लोग। दूसरे शतक कवि हो जाएंगे भवानी प्रसाद मित्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। फिर से बात देख लीजिएगा। दूसरा शतक कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शंकुत माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय तथा धर्मवीर भारती। और जो तीसरा सप्तक जो 1959 में आया था, उसके प्रमुख कवि हैं, आपको ध्यान देंगे, फिर से इसका भी देख लेंगे आप लोग। प्रयागलाल त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही तथा सर्वेश्वरलाल सक्सेना। फिर से देख लीजिए। प्रताप नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही तथा सर्वेश्वरलाल सक्सेना, ये आपके तीसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि के अंतर्गत माने जाते हैं। एक ही सप्तक आपको अक्सर परीक्षा में पूछता है, चौथा सप्तक के बारे में नहीं पूछा जाता है। अब हिंदी साहित्य का जो आखिरी युग है वह है नई कविता, जिसका संपादक 1959 ईस्वी से माना जाता है। 1959 ईस्वी से माना जाता है। इसके प्रथम कवि के रूप में कुछ लोग नागार्जुन जी को मानते हैं, कुछ
कुछ लोग भवानी प्रसाद मिश्र जी को भी मानते हैं। वैसे भवानी प्रसाद मिश्र ही सबसे समीचीन माने जाते हैं। इसका समय है 1959 से अब तक, मतलब अब तक लगातार चलता चला आ रहा है। एक चीज छूट गया मैदानी, प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषताएं पहले क्या थी? प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? आप लोग को घोर वैयक्तिकता अर्थात अपने बारे में ही ये लिखना पसंद करते थे। कुंठा एवं निराशा के स्वर, कुंठा एवं निराशा के स्वर प्रयोगवादी, ये दोनों विशेषताएं प्रयोगवाद की सबसे अधिक मानी जाती हैं। घोर वैयक्तिकता और कुंठा एवं निराशा के स्वर, ये आपके प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। और लास्ट आता है नई कविता। नई कविता का जो युग है वह 1959 से अब तक चलता चला आ रहा है। इसके प्रथम कविता पहले कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर, जिसकी रचना है धूप के धान, और दूसरे कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, खुशबू के शिलालेख। पहले कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर, जिनकी रचना है धूप के धान। दूसरे कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जिसकी रचना है खुशबू के शिलालेख। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता थी ये जो कविता थी, कविता ना बोल के अकविता हो गई थी। मतलब नई नई चीजें, नई नई बातों को हिंदी साहित्य में स्थान देना प्रारंभ कर दिया गया था, जिससे जो कविता कविता न रह करके अकविता का रूप धारण कर ली थी, जिससे कहते हैं बधीश चित्र। मतलब जिसके मन में जो आया वह उसी पर कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता है बधेश चित्रधार, जिसके मन में जो आया उसी को वह काव्य का विषय बना करके उस पर रचना लिखना प्रारंभ कर दिया था। और इसकी दूसरा विशेषता भी यह है विद्रोह के स्वर। इस काल में भी विद्रोह के स्वर काफी गुंजित हुए थे। तो ध्यान देंगे, मैंने आप लोगों को अभी जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसका संपूर्ण अध्ययन मैंने करा दिया, कालवाई एक काल का अध्ययन करा दिया था। सबके बारे में विस्तृत जानकारी आपको प्रदान कर दी थी। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। अगर आगे देखते हैं समय मिलता है तो आप लोग को मैं इसका नोट भी मुहैया करा दूंगा। सभी कालों के जो प्रमुख प्रश्न है मैं नोट के माध्यम से आपके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो चीजें आप लोग को पढ़ाई गई हैं, अगर आप उन चीजों को अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो उम्मीद करता हूं कि रचनाओं को छोड़ जो सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते रहते हैं, चाहे 10 हो चाहे 12 हो, वह सारे प्रश्न मैंने अपने लेक्चर के अंतर्गत समाहित कर लिए हैं। बस आपको बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरे सारे लेक्चर समझ में आए होंगे और आप अच्छे ढंग से पढ़ करके समझ लेंगे। जहां भी आपको न समझ में आया होगा तो जैसे ही विद्यालय आप लोग का ओपन होता है, मैं आप लोगों को एक बार फिर से जो छोटी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उस पर चर्चा कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही काफी है। अब कुछ गद्य साहित्य का इतिहास भी है जिसको मैं अगले लेक्चर में हो सकता है अगले दिन बाद उसको भी अध्ययन करा दूंगा, क्योंकि जो गद्य साहित्य का इतिहास है उसका कारण आपका आधुनिक काल से मुख्यतः माना जाता है। इसलिए उसका अध्ययन मैं बाद में आपको करा दूंगा। लेकिन अभी तक जो चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है उसका नोट्स आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। आपको अगले कुछ दिनों के अंतर्गत कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उसका उत्तर आप लोगों को देना है। आप सभी लोगों को उसका उत्तर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर भेजना होगा।
कितने बच्चों ने पढ़ा है और कितने बच्चों को समझ में आया है। तो मैं सारे प्रश्न आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दूंगा, आप उसे ध्यान से पढ़ लेंगे, फिर उसका उत्तर मुझे आप लोग प्रदान कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही।